नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे घर पर। कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, तो अपने आसपास घर के खासकर बुजुर्ग लोगों का काफ़ी ध्यान रखें। रोज़ाना दिन में 3-4 बार साबुन से हाथ धोएं, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करें। तो आज है हमारा सेशन नंबर 27 और आप सभी का स्वागत है पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज जो हमारा विषय है वो है क्वेश्चन आर और जीरो आर का। क्यों ले रहा हूँ मैं ये टॉपिक, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था जब हमने फंडामेंटल राइट्स लेक्चर 5 किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया है कि क्वेश्चन आर भगाओ और जीरो आर हटाओ। क्यों? क्योंकि कोविड है, राइट। तो ये रिलेटेड रहेगा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन से। आज का जो हमारा एजेंडा है, 5 बिंदुओं में हमने आज का एजेंडा कवर अप किया है। पहले है वर्ड्स ऑफ द डे, क्वेश्चन आर एंड जीरो आर, जो हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी ब्रीफ में। आज आपको पूरी नॉलेज इस पे दे दी जाएगी कि क्वेश्चन आर क्या है, जीरो आर क्या है और इसके अंदर की डीप अंडरस्टैंडिंग्स क्या है। उसके बाद न्यूज़ क्लिप कुछ, और चौथी चीज़ आज कुछ मैंने फेरबदल की है। चौथे पायदान पे कुछ ना कुछ होता रहता है। और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ फिलॉसफी ऑफ द डे। जी हाँ, फिलॉसफी। तो क्या सर आप फिलॉसफी दिखाओगे? नहीं नहीं, दिखाएंगे नहीं, समझाएंगे। फिलॉसफी दिखाने की चीज़ नहीं होती, समझाने की चीज़ होती है। बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है अपने आप में। उसके बाद पांचवा है क्वेश्चन ऑफ द डे। सो वर्ड्स ऑफ द डे, 4 हॉस्टाइल न्यूज़पेपर्स आर मोर टू बी फियर्ड देन 1,000 ऑफ बेनट्स। तो बेनट्स क्या होते हैं? तो कुछ इंग्लिश भी सीख ली जाए साथ में तो काफ़ी बेटर रहेगा। बेनट्स आपने देखा होगा कि जो राइफल होती है, बेसिकली ये राइफल है, राइट। कोई भी ड्राइंग अगर गलत हुई है तो माफ़ कीजिएगा। बेसिकली ये राइफल है और ये राइफल के यहाँ पे एक हिस्सा होता है पुरानी राइफल के, और ये एक नाइफ निकला होता है उसका, राइट। तो ये नाइफ होता है और यहाँ से तो बुलेट निकलती ही निकलती है, तो ये नाइफ होता है, तो इसको बेनट कहते हैं। तो 1,000 ऑफ बेनट से भी ज्यादा खतरनाक है 4 हॉस्टाइल न्यूज़पेपर। तो इसलिए कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्टे के ये शब्द हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि चूज योर न्यूज़पेपर्स वाइजली। तो अपने अखबारों को सही से चुने, उनका सही से चयन करें। ऐसा कहा, किसने कहा? नेपोलियन बोनापार्टे साहब ने कहा। क्वेश्चन आर एंड जीरो आर क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आर पे बातचीत करते हैं। यूजुअली ये फर्स्ट आवर होता है एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग का, वेयर एमपी आस्क क्वेश्चंस एंड मिनिस्टर्स गिव आंसर्स। बेसिकली क्या होता है कि जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, वो मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं कि आपकी मिनिस्ट्रीज कैसी चल रही है उनको, क्योंकि उनकी जवाबदेही को ये तय करते हैं क्वेश्चन आर के जरिए। यूजुअली वर्ड का यूज क्यों किया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये कोई ऐसा ट्रेडिशन नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है इसके बारे में। पहले ये चलता था, फिर ये नहीं चलने लगा। तो यूजुअली जब भी मिलते थे तो पहला जो क्वेश्चन आर होता था उसमें यही सवाल सब सारे किए जाते थे। तो इसलिए आप इस वर्ड का खास ध्यान रखिएगा कि इट इज यूजुअली द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग वेयर एमपी आस्क क्वेश्चंस एंड मिनिस्टर गिव्स आंसर्स। तो अगर सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल के टाइप्स भी होंगे। तो बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला होता है स्टार्ट क्वेश्चन, जिसपे एस्ट्रिक्स का मार्क होता है। इन क्वेश्चनों की खास बात यह होती है कि अगर ये पूछे गए हैं, किसी एमपी ने मिनिस्टर से पूछा है, तो इनके जवाब भी उनको ऑरली मिलते हैं। और साथ ही साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी फॉलो होता है कि जैसे उन्होंने कुछ ऑरली जवाब दिया तो आप एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इस पे पूछ सकते हैं। ऐसे सवाल ग्रीन कलर में होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। दिस क्वेश्चंस आर ग्रीन इन कलर। नेक्स्ट इज अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि ये बेसिकली इसमें जो आंसर्स देने होते हैं मिनिस्टर्स को, वो रिटन फॉर्मेट में देते हैं। और इसमें कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि आंसर्स तो रिटन फॉर्मेट में देने हैं और इसका एक पर्टिकुलर टाइम भी होता है कि इतने दिनों में ये आंसर को देना होता है। उसके बाद इट इज वाइट इन कलर। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये वाइट इन कलर होते हैं, रंगों का आप खास ध्यान रखें। इसके बाद एक होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन मतलब कि एक नोटिस देके क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें 10 दिन से भी कम का समय मिलता है और इसका जो आंसर होता है वो ऑरली करना होता है, रिटन में नहीं होता है, राइट। और इसका जो कलर होता है वो होता है लाइट पिंक, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखिए। पहला स्टार, जिसमें एस्टेरिस्क का मार्क होता है, ओरली आंसर करना जरूरी है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इनका जो रंग होता है वो ग्रीन इन कलर होता है। अनस्टार्ड क्वेश्चंस, जिनको रिटन फॉर्मेट में ही आंसर करना होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फॉलो अप नहीं होते हैं और ये व्हाइट इन कलर होते हैं। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जिसमें एक नोटिस के जरिए सवाल पूछा जाता है जिसका आंसर भी ऑरली देना होता है
और इसमें भी कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फॉलो अप नहीं होता और ये लाइट पिंक इन कलर होते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या ये जो सवाल है सिर्फ मिनिस्टर्स के लिए है, प्राइवेट मेंबर्स के लिए नहीं है? तो ये जो क्वेश्चन है ये प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं, और जो प्राइवेट मेंबर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन आर में, उनका जो रंग होता है वो येलो होता है, येलो, राइट। उसके बाद अगर थोड़ा सा इसके इतिहास में चले, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम चले, तो आजादी से पहले जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था सरकारों से वो 1893 में पूछा गया था, राइट। और ये किससे रिलेटेड था? ये रिलेटेड था विलेज शॉपकीपर से, हु हैड टू प्रोवाइड सप्लाईज टू टूरिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि पहले भी ये सवाल पूछे जाते थे। तो आज आपके लिए पहला सवाल है, क्योंकि ईयर 1893 है तो मैंने सोचा लगे हाँ तो आपसे एक सवाल मैं पूछ ही लूँ, इन्हीं के आसपास के ईयरों में कुछ हुआ था, बहुत बड़ी घटनाएं हुई थी। तो पहला सवाल है आपके लिए कि कांग्रेस जो है उसका गठन कब हुआ था, कौन से ईयर में कांग्रेस बनाई गई थी, राइट, ये आप बताएं। और दूसरा सवाल आपके लिए कि हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ कांग्रेस, तो जो अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, उनका नाम आप बताइए। दो सवाल आपके लिए आज के इस सेशन में। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि इस आर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इन क्वेश्चनों की भी एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पूछने लग जाएं। तो जो भी क्वेश्चंस सीक्रेसी से रिलेटेड है, स्टेट की सीक्रेसी से रिलेटेड है, उस पर आप सवाल नहीं पूछेंगे। और जो कोर्ट के अंदर चल रही हैं, कोर्ट के एडजुडिकेशंस में हैं, उस पर भी आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। उसके बाद जब भी प्रेसिडेंट एमपीज को, दोनों सदनों के जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको जब एड्रेस करते हैं तब उस दिन कोई भी क्वेश्चन आर नहीं होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कोई भी क्वेश्चन आर उस दिन नहीं फॉलो होता है। कब? जिस दिन प्रेसिडेंट एमपीज को एड्रेस करते हैं। तो प्रेसिडेंट एमपीज को कब एड्रेस करते हैं? देखिए, पहला होता है कि जब नई लोकसभा का गठन हुआ है, नई नई सभा आई है, तब उस दिन प्रेसिडेंट जो है वो मोशन ऑफ थैंक्स देते हैं, आर्टिकल 87 के तहत आता है बेसिकली वो। और दूसरा, हर साल जब नई हम सत्र की शुरुआत करते हैं तब पहला जो सेशन होता है वो प्रेसिडेंट के साथ ही होता है। तो उस दिन क्वेश्चन आर नहीं होता, और ना ही उस दिन होता है जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट को पेश करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बनाकर, या फिर एसएससी जैसे क्वेश्चंस में भी एसएससी जैसे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि क्या मिनिस्टर्स जो हैं इसका जो आंसर देते हैं वो आंसर कैसे कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि मिनिस्ट्रीज के पास 15 दिन पहले में ही क्वेश्चंस उनको रिसीव हो जाते हैं, ताकि वो अपने मिनिस्टर्स को क्वेश्चन आर के लिए प्रिपेयर कर सकें। लेकिन इसमें खास बात यह भी होती है कि अगर कोई भी सवाल उस टाइम क्वेश्चन आर के दौरान पूछे गए हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, तो कोई भी एक शार्प क्वेश्चंस पूछा गया है उस दौरान, तो वो उसको कैसे फेस करेंगे। तो उसके लिए कॉरिडोर्स में ऑफिसर्स खड़े रहते हैं सब चीजों को लेकर, और वो फिर गाइड करते हैं मिनिस्टर्स को कि कैसे आंसर करना है। तो बेसिकली मिनिस्टर्स जो है इन क्वेश्चनों को ऐसे ही आंसर करते हैं। क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई सत्र बिना क्वेश्चन आर के किया गया हो? तो आंसर इज यस, हुआ है। जब चाइना के साथ 1962 में हमारा एग्रेशन चल रहा था, चाइनीज एग्रेशन जब हमें वो लोग दिखा रहे थे, तो उस वक्त कोई भी क्वेश्चन आर नहीं हुआ था वो विंटर सेशन में पार्लियामेंट के, और ये तय किया गया था म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ बोथ रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टीज। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि पहले भी ये हो चुका है, अभी तो कोविड के चक्कर में हुआ था, पहले 1962 चाइना वॉर के तहत हुआ था। तो आपके लिए आज का तीसरा सवाल कि 1962 का जो वॉर था, 1962 का जो वॉर था उसमें इंडियन आर्मी के चीफ कौन थे? हु इज द इंडियन आर्मी चीफ ऑफ 1962 वॉर विथ चाइना? तो इसका आंसर आप मुझे दीजिए। इसके बाद ये कुछ इंफोग्राफिक है कि लोकसभा का शेड्यूल जो अब तय किया गया है वो कैसे होगा। 14 सितंबर जिस दिन हिंदी दिवस हम मनाते हैं, तो 9 से 1 का सेशन होगा। उसके बाद 15 सितंबर को 3 से 7 का सेशन होगा। राज्यसभा का 14 सितंबर को 3 से 7 होगा और 15 सितंबर को 9 से 1 होगा, और दोनों सदनों को डिसइंफेक्ट किया जाएगा बिटवीन 1 PM टू 3 PM के बीच में। तो इसको आप काफी ध्यान में रखें, ये एक नया प्रोसीजर लाया गया है। 0R पे बात करते हैं। 0R में कुछ ज्यादा खास नहीं है, बेसिकली ये एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है जो 1962 से इंट्रोड्यूस हुई थी। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि बेसिकली जब सदन बैठती है, क्वेश्चन आवर तो होता है 11 बजे से 12 बजे तक,
तो 11 से 12 और फिर 1 बजे लंच होता है। तो पहला 11 से 1 के बीच में हमारा जो सदन है, हमारे जो सदन के सदस्य हैं वो काम करते हैं। तो 11 से 12 में क्वेश्चन आवर हो गया। तो 12 से 1 में वो ऐसे ही खाली बैठे रहते थे, तो वो कुछ न ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे ऐसी डिस्कशंस करते थे। तो 0 आवर है तो 0 आवर सबमिशंस भी होते थे। तो वो धीरे धीरे करते 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 एक ही इनोवेशन बन गया कि चलो भाई इसे 0 आवर ही कर लें, कि खाली बैठे हुए 1 घंटे बाद लंच होना है तो कुछ डिस्कस ही कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से 0 आवर जो पिक्चर में आया। उसके बाद इट इज नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, मैंने आपको बता ही दिया कि इंडियन इनोवेशन है, ये धीरे धीरे करते करते ही आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में ये मेंशन हो, रूल बुक में ये मेंशन हो पार्लियामेंट की। उसके बाद इट इज एन इनफॉर्मल डिवाइस टू रेज मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस। बिल्कुल आप ऐसी कैजुअल बात कर रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आपने बात की तो कोई प्रायर नोटिस की जरूरत नहीं है, और 0 सबमिशंस भी होते हैं इसके अंदर में। एक ये बहुत ही खूबसूरत चार्ट है 1999 से लेके अब तक का लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कि कितना टाइम यूटिलाइज किया है उन्होंने, परसेंटेज ऑफ टाइम यूटिलाइज आउट ऑफ टाइम अलॉटेड टू क्वेश्चन आवर, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे पहले इनका ग्राफ साथ साथ ही चल रहा था, फिर कितना बड़ा गैप यहाँ पे आया 2014 के इसमें, फिर ये गैप यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो राज्यसभा लोकसभा के बीच का गैप आप देख सकते हैं इस चार्ट के थ्रू। आगे न्यूज क्लिप हमारी, ये न्यूज मुझे एक फ्रेज की याद दिलाती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, राइट। तो चीन का कहना है कि इंडिया इज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंशंस। तो इनके लिए क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि हम ही लोग टेरिटरी में घुसे हैं उनकी भाई, है ना, हम ही लोगों ने उनके लोगों को मारा है, तो हम ही एंटायरली रिस्पॉन्सिबल है, चीन तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। आगे ये एक बहुत ही बड़ा बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है जो बात करता है कि कैसे हम जो है इकोनॉमिक जो कियोस हुआ है, क्योंकि देखिए दोस्तों क्या है कि हम 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे थे। पहला जो हमारा फ्रंट था वो ये था कि कोविड को हमें हर हाल में हराना था, तो फ्लैटनिंग द कर्व चल रहा था। उसके बाद फिर इकोनॉमी को बचाना था, तो ग्रीन शूट्स की बात हो रही थी। तो हम दोनों ही फ्रंट पे हम हार गए हैं। कैसे हार गए हैं? डेली राइजेस केस आपके फ्लैटनिंग द कर्व को बिल्कुल बर्खास्त कर रहे हैं, और उसके बाद ये 23.9% का Q1 में कॉन्ट्रैक्शन आपके ग्रीन शूट्स को बर्खास्त कर रहे हैं। तो बेसिकली जेती घोष जो हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, उनका कहना है कि इकोनॉमी को अगर आपको कियोस्क को बचाना है तो अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तो वो रास्ता क्या है? मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि 4 फैक्टर होते हैं, देयर आर 4 फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ इंजन ऑफ इकोनॉमी ऑफ एनी नेशन, एंड दैट इज, पहला होता है C कंजम्पशन, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट, थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, एंड द फोर्थ इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब आपका हो क्या रहा है कि आपका कंजम्पशन गिर गया, इन्वेस्टमेंट भी गिर गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को तो हटा ही दो, वो ट्रेड रिलेटेड बातें हैं। तो अब बच गया आपका जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट को जितना स्पेंड करना चाहिए था उतना उन्होंने किया नहीं, बहुत ही कम किया अगर हम अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो अब सारा दारोमदार जो इकोनॉमिक कियोस को हटाने का है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे ही बच गया है, कि सरकार कुछ बहुत बड़ा फिस्कल स्टिमुलस पैकेज लेके आए, और एक बोल्ड और बहुत ही अर्जेंट डिसीजंस की जरूरत है, अर्जेंट एक्शंस की जरूरत है। तो इन्होंने कुछ रास्ते सुझाए हैं कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। तो पहला इन्होंने कहा है कि आप जो स्टेट्स को जो उनके जो जीएसटी कंपनसेशन है उनको आप दे दीजिए, उनके ड्यूज को आप पूरा कीजिए। दूसरा इन्होंने सजेशन दिया है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप यूनिवर्सलाइज कीजिए, और अगले 6 महीने तक जिन जिन को खाने की ज़रूरत है, फूड ग्रेन की ज़रूरत है, उन्हें फ्री में अवेलेबल कराइए। उसके बाद आपके स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन से जिन घरों में पैसे की कमी हुई है, जिनके पास खाने की कमी हुई है, इनकम जिनके गिर गए हैं, उनको आप कुछ एक वेतन दें। उसके बाद मनरेगा के तहत जो एम्प्लॉयमेंट डेज है 100 दिन का होता है, बेसिकली उसे आप डबल करें, उसे 200 डेज करें, कम से कम इस साल के लिए तो करें ही करें। तो ऐसे बहुत सारे सजेशंस इन्होंने दिए हैं। एमएसएमईज के लिए फ्रेश क्रेडिट का जनरेशन करें। बेसिकली हुआ क्या कि आरबीआई ने भी काफ़ी कोशिश की एलटीआरओ के थ्रू कि किसी तरीके से कंजम्पशन को बढ़ाया जाए, डिमांड जनरेट की जाए मार्केट में, लेकिन बैंक्स ने भी फिर लोगों तक पैसा पहुंचाया नहीं, क्योंकि बैंक्स का कहना था कि हमें अभी मार्केट में या लोगों में किसी तरीके का ट्रस्ट नहीं है, इससे बेटर है कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट कर लें पैसा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इकोनॉमिक कियोस हुआ है। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, आप इसे पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके, या फिर अपना पर्सनल सब्सक्रिप्शन लेके भी आप इसे पढ़ सकते हैं।
उसके बाद आज का फिलॉसफी ऑफ द डे, मैंने आपको कहा था मैं आपको एक फिलॉसफी बताऊंगा, बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है, बहुत बढ़िया फिलॉसफी है, और ये वो स्टेटमेंट है, कल्चर फॉरबिड्स बायोलॉजी इनेबल्स। जी हाँ, और ये किताब से है जिस किताब का नाम है होमो सेपियंस, रिटन बाय युवल नोआ हरारी। बहुत ही बेहतरीन बुक। इसमें इन्होंने एक ये लाइन लिखी थी कि किस तरीके से जो कल्चर है वो रोकती है और बायोलॉजी जो है वो इनेबल्स करती है। मतलब क्या, मतलब ये जो ऑथर हैं इस किताब के, इन्होंने एग्जाम्पल लिया है फीमेल का। तो फीमेल की अगर बायोलॉजिकल कैटेगरी देखें एंशियंट एथेंस की फीमेल के मुकाबले और आज के मॉडर्न एथेंस के फीमेल के मुकाबले, तो क्रोमोसोम्स सेम है, वॉम्ब सेम है, ओवरीज सेम है, टेस्टोस्टेरोन सेम है, ऑस्ट्रोजन सेम है, कैन प्रोड्यूस मिल्क, तो ये सब लगभग लगभग सिमिलैरिटी है, द सेम थिंग है। तो बायोलॉजिकल तो इनेबल्स कर रही है, तो डिफरेंशिएट कौन कर रहा है, कल्चर कर रहा है। क्योंकि एंशियंट एथेंस में पहले वुमेन वोट नहीं डाल सकती थी, अब वोट डालती हैं। वो पहले जज नहीं बन सकती थी, अब वो जज बन सकती हैं। वो पहले गवर्नमेंट ऑफिस नहीं संभाल सकती थी, अब वो गवर्नमेंट ऑफिस संभालती हैं। कांट डिसाइड फॉर हरसेल्फ हु टू मैरी, अब वो डिसाइड कर सकती हैं कि उन्हें किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है। टिपिकली इलिटरेट होती थी, अब आजकल लिटरेट हैं। लीगली ऑन्ड बाय फादर और हस्बैंड, बट लीगली अब इंडिपेंडेंट है। तो किस तरीके से कल्चर फॉरबिड्स बायोलॉजी इनेबल्स, ये एक बहुत ही बढ़िया लाइन है जिसे आप लिख सकते हैं। इस पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है। इंडिया के रिस्पेक्ट में भी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी जा सकती हैं। बेसिकली कहा जाए तो ये साइंस और कल्चर्स का एक तरीके का क्लैश है, उसके बीच की जो डिफरेंस है उसको राइटर जो ऑथर है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये फिलॉसफी, आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं सुनना चाहूँगा आपसे। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। दिस फिनोमिनन इज नॉन एज, चार ऑप्शन है, डेकोरम, क्रॉसिंग द फ्लोर, इंटरप्रिटेशन और यील्डिंग द फ्लोर। एंड द करेक्ट आंसर इज यील्डिंग द फ्लोर। जब भी सदन के जो स्पीकर हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो किसी मेंबर को बोलें कि आप बैठ जाइए और दूसरे मेंबर को बोलने दीजिए, तो इस चीज को कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर। तो क्रॉसिंग द फ्लोर किसे कहा जाता है, तो मैं लगे हाथ आपको क्रॉसिंग द फ्लोर भी समझा देता हूं। क्रॉसिंग द फ्लोर होता है पार्लियामेंट्री एटिकेट्स को ब्रीच करना, कि कोई मेंबर बोल रहा है, इसके बीच से ही आप खड़े होकर निकल गए, तो इस तरीके से आपने जो संसद की जो उस सदन की जो गरिमा थी उसको ठेस पहुंचाई है, तो उसे कहते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर, राइट। कैसा लगा आपको लेक्चर मेरे साथ? कुछ वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आपके लिए हैं, टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है। जुड़िए हमसे, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।